Political parties, easily one of the most visible institutions in a democracy. If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. But chances are that they would know something about our political parties. अगर आप किसी भी remote place में जाते हो इंडिया की, आप उनसे पूछो वहाँ के लोगों से कि कॉन्स्टिट्यूशन पता है उनको या गवर्नमेंट क्या होती है, उनको मे बी ये सब ना पता हो, बट उनको पॉलिटिकल पार्टीज के नाम जरूर पता होंगे. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. ज़्यादातर लोगों के लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज, किस पार्टी को वोट करना है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, वो सब. उसके बियॉन्ड उनको डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट उसके बारे में ज़्यादा आइडिया होता नहीं. Now, just because they know about political parties, it doesn't necessarily mean कि वो popular है among people. Visibility is not equal to popularity. People tend to blame parties for all sorts of things. जो भी democracy में गलत होता है, लोग parties को blame कर देते हैं. आधे time जनता responsibility खुद लेती नहीं है, accountability. सब कुछ political parties को blame किया जाता है. So we see कि बड़ा ही negative impression है political parties का. Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? About 100 years ago, कोई भी country, ज़्यादातर थी नहीं countries जिनमें political parties exist करा करती थी. But अब currently आज के time में बहुत ही few countries होंगी जहाँ पे political parties नहीं exist करती होंगी. So what changed? Let us first find out what political parties are and what they do before we say why we need them. So, a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? जब कुछ लोग मिलकर साथ आते हैं और इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट में अपना स्टेक, अपनी पावर लेने के लिए ट्राई करते हैं. अब क्योंकि देर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड. अब गुड की डेफिनेशन तो सब्जेक्टिव हो सकती है ना. कुछ लोगों का एक ओपिनियन होगा कि क्या अच्छी चीज़ें होती हैं, दूसरे लोगों का दूसरा ओपिनियन होगा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दोज डिफरेंसेस पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर दैन अदर पार्टीज. इसलिए अलग अलग पार्टीज बनती हैं, अलग अलग पार्टीज बनती है. हर किसी की अपनी डेफिनेशन ऑफ गुड होती है या जो भी उनके गोल्स वगैरह होंगे, और सारे कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं कि कैसे हम लोगों को परसुएड करें कि हमारी बात मानो, हमारी पॉलिसीज या जो भी हमारे गोल्स हैं दे आर बेटर दैन द पॉलिसीज ऑफ अदर पार्टीज. दे सीक टू implement these policies by winning popular support through elections. Thus, parties reflect फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी. अब सोसाइटी में क्या होते हैं? लोग होते हैं और लोगों से ही पॉलिटिकल पार्टीज बनती है ना, जब लोग साथ में मिलकर आ जाते हैं. अब क्योंकि सोसाइटी डिवाइडेड होती है, अलग अलग टाइप के ओपिनियंस होंगे, लोग होंगे, तो उसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज भी कई सारी टाइप की बनती है. पॉलिटिकल पार्टी कई सारी टाइप की बनती है, तो उनमें भी आपस के डिविजन्स आपको दिखाई देंगे, पॉलिटिकल डिविजन्स. सो पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इन्वॉल्व पार्टिसानशिप. Thus, a party is known by which part it stands for. So, यहाँ पे की term mention हुई है partisanship. So, what's a partisan? Partisan is a person who is strongly committed to a party, group or faction. Partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. तो जब आप किसी person या leader या किसी भी cause, group identity को हर चीज़ से ऊपर रख देते हो ना कि बाकी सब चीज़ें गई भाड़ में, मुझे ये चीज़ को support करना है, despite knowing कि it might be wrong या कुछ भी हो सकता है, आपको biases के बारे में पता भी होगा, still आप objective view लेकर नहीं, आप अपने bias view के हिसाब से किसी चीज़ को support करते हो, तो that is called partisanship. तो यहाँ पे क्या है? इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू. आप बैलेंस्ड या एक ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं ले रहे, आपको पता है कि हाँ मुझे ये साइड चूज करनी है या मुझे वो साइड चूज करनी है, उसके हिसाब से आप अपना बिहेवियर करो. दैट इज कॉल्ड पार्टिसानशिप. ऑल्सो अ पार्टी कंप्राइजेस ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. Okay, so let's discuss the functions of political parties. Number 1, political parties contest elections. So elections में participate करती हैं political parties और अपने candidates को खड़ा करती हैं. In most democracies, elections usually, ज़्यादातर democracies में elections किनके बीच लड़े जाते हैं? Political parties ही होती हैं उनमें, ठीक है. तो candidates अपने अपने खड़े करती हैं. अब इन candidates को select करने का जो process है ना, selection का जो उनका process है, it varies by various political systems या country कह लो, ठीक है, उनके हिसाब से differ करता है वो. So differ करता है. US का example ले लेते हैं. जैसे US में कौन candidates को select करता है? जो उनके members हैं and supporters. Members and supporters of a party, they both participate in choosing the candidates. ठीक है, candidates को कौन कौन elections में खड़े होने चाहिए, वो ये दोनों parties, I mean these two bodies of people, they decide. इंडिया में ऑन दी अदर हैंड कौन डिसाइड करता है? टॉप पार्टी लीडर्स, ठीक है. जो आपके टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होंगे, कौन इलेक्शन लड़ेगा. तो ये सिस्टम थोड़ा अलग अलग है. यूएस का ये जो सिस्टम है, ये जो मेथड है यूएस का, इट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर अमंग वेरियस कंट्रीज. नंबर 2, रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट द वोटर्स हैव टू चूज फ्रॉम. अब एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और सोसाइटी में कौन एग्जिस्ट करता है? सोसाइटी में लोग एग्जिस्ट करते हैं. लोगों के अलग अलग होते हैं व्यूज एंड ओपिनियंस, उनके अलग अलग होते हैं, दे वेरी, दे डिफर. तो हर किसी को अपना अपना व्यू है कि what is suitable for society. किसी को लगेगा A is suitable for society और किसी को लगेगा B policy is suitable for society. तो ये difference of opinion है ना. तो अलग अलग views exist करते हैं. अब कोई भी government, no government can handle such a large variety of views. अलग अलग इतने सारे जो views हैं उन सबको तो represent करा जा नहीं सकता, ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to provide an order to that chaos.
इतने सारे जो वैरायटी ऑफ व्यूज़ हैं वो एक तरह का क्योस है ना, तो उस क्योस को आपको ऑर्डर में लाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑर्डर में कैसे लाते हो आप, नैरो डाउन करके। सो व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज डू इज दैट दे नैरो डाउन ऑल द डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्यूज़, ठीक है, जो अलग अलग है ना, उसमें से उनको क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन। सो दे सेलेक्ट द बेस्ट व्यूज़ और द बेटर वंस, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं जो बेकार हैं, या एफिशिएंसी के हिसाब से देख लो, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, उनके हिसाब से उनको ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जिससे उनको क्या करना पड़ता है, नैरो डाउन करना पड़ता है अपने ऑप्शंस को, कि क्या हमें अपना पॉलिसीज बनानी चाहिए। उनके बेसिस पे दे फ्रेम देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। और फिर उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करा जाता है वोटर्स को, ठीक है। वोटर्स को प्रेजेंट करा, जैसे आप सुनते हो कि इलेक्शन में इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिखाया, या फिर वो दावे करते हैं ना कि वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, प्रोमिस करते हैं कि लोगों से कि हम ये कर देंगे, एक बार आप हमें जिताओ या पावर में लेके आओ। सो दैट इज दैट, वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फ्रेम करते हैं रिसर्च करके कि क्या जरूरत है समाज को, या क्या पॉपुलर हो सकती है चीज़, या जो भी रफ आइडिया ले लेते हैं सोसाइटी का एट दैट टाइम, और उसके बेसिस पे दे आस्क द वोटर्स कि आप हमें वोट करो, ठीक है। तो वोटर्स को भी के पास चॉइस होती है कि इस पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से जाएं, उस पार्टी के जो वो प्रोमिस हैं उनके हिसाब से जाएं, या इस पार्टी के हिसाब से जाएं, तो वो वोटर्स हैव टू चूज फ्रॉम दैट। अच्छा, रूलिंग पार्टी, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। सो रूलिंग पार्टी क्या होती है, द पार्टी, एनी पार्टी दैट इज इन पावर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो भी पार्टी किसी भी टाइम पीरियड में एट प्रेजेंट, सपोज करो इस प्रेजेंट पे कौन सी रूलिंग पार्टी है, आपके स्टेट की कौन सी रूलिंग पार्टी है, आपकी कंट्री की कौन सी रूलिंग पार्टी है, या किसी और ईयर की बात करो आप 1979 में, उस टाइम पे एक्स स्टेट की कौन सी रूलिंग पार्टी थी, या उस टाइम पे कंट्री की रूलिंग पार्टी कौन सी थी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि रूलिंग पार्टी। नंबर 3, डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। अब ये वाला तो बड़ा सिंपल है कि लॉज कहाँ बनते हैं, लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं। पार्लियामेंट में कौन होते हैं, आपके कैंडिडेट्स जो कि जीत के आए हुए हैं इलेक्शंस, और दे आर यूजुअली मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के। सो पॉलिटिकल पार्टीज एसेंशियली दे आर परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर में जो उनका काम होता है, लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू द पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ देयर पार्टी लीडरशिप। अब ये होता है कि उनका जो इंडिविजुअल ओपिनियन है दैट डजंट मैटर, क्योंकि वो खुद से पर्सनली क्या बिलीव करते हैं वो इरेलीवेंट है। उनकी जो पार्टी लीडरशिप है ना, पार्टी लीडरशिप वो क्या डिसाइड कर रही है, और जो पार्टी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से जाना उनका बेसिकली उनके बिहेवियर को डिसाइड करता है। वो इंडिविजुअल जो होता है वो मैटर नहीं करता। नंबर 4, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, मेक पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम पार्टीज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी इस पर हम बात करेंगे। सो पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। अब ये वाला भी अगेन सिंपल है, पार्टीज लड़ती हैं इलेक्शंस, है ना, उनके कैंडिडेट्स लड़ते हैं, उनके उनमें से फिर कुछ लोग जीतते हैं, कुछ पार्टीज हारती हैं, कुछ लोग तो जो जीत जाते हैं दे फॉर्म गवर्नमेंट्स, और फिर गवर्नमेंट्स तो उनको रन भी करते हैं वो, है ना। तो द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो बिग पॉलिसी डिसीजंस आपके एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब इंप्लीमेंट करना किसी भी डिसीजन को, कि हाँ इस चीज़ को हम एक्शन में ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का सोर्स कौन होता है, पार्टीज ही तो होती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपके जो लोग हैं कैंडिडेट्स वही तो हैं, एंड दोज कैंडिडेट्स बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम पार्टीज, एंड पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है गवर्नमेंट को रन करना, डिसीजंस को, पॉलिसी डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना। सो पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। अच्छा, नंबर 5, रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, शेप पब्लिक ओपिनियंस, लॉन्च मूवमेंट्स। अब ये सब बड़ा अच्छा, रोल ऑफ ऑपोजिशन। अच्छा, नंबर 6 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम ये वाला पॉइंट कर लेते हैं। रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, शेप पब्लिक ओपिनियंस, लॉन्च मूवमेंट्स। सो पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियंस। अब ओपिनियंस तो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। और सोसाइटी में फिर आपका क्या है, ये बैटल अरीना ही तो है आपका, जो पार्टीज का है, पार्टीज यहीं पे तो लड़ती है ना, इनका जो भी आपस में इनकी इंटरेक्शन होती है, लड़ती हैं, लोगों से इंटरेक्शन करती हैं और आपस में लड़ती हैं, तो वो उनका बैटल अरीना है। और वहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है ना, उसको बड़ा एक कॉम्पिटिटिव फील्ड माना जाता है, क्योंकि अलग अलग पार्टीज अपने हिसाब से उस पब्लिक ओपिनियन को शेप करने का ट्राई करती हैं, ठीक है, कि अपने फेवर में या जो भी हो रहा है। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, हर जगह। इसलिए तो ये आप देखो ना, पार्टी जो वो धरना कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही होंगी, कई बार दंगे करा देंगे, या कुछ भी किसी के घर जाके बाहर उनके कुछ प्रोटेस्ट हो रहा होगा। सो ये सब कौन करता है, पार्टी के जो जूनियर मेंबर्स कह लो इनको आप एक तरह से, ठीक है, वो मतलब प्रॉपर मेंबर्स नहीं होते उनकी कोई, आपको बेसिकली ये सब करना पड़ता है अगर आपको एक पार्टी में ऊपर जाना है, अपनी सोशल हायरार्की बढ़ानी है ऊपर, ठीक है, हायरार्की में ऊपर जाना है, तो आपको पहले ऐसे ऐसे काम करना है। तो उनके वर्कर्स कह लो या एक्टिविस्ट कह लो उनके, ठीक है, यूजुअली पार्टी वर्कर्स इज द मोर एक्यूरेट टर्म। सो ये सब क्या होता है, ये हरकतें करते हैं ढेर सारी, एंड दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब एक सोसाइटी में अलग अलग टाइप के सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज सेक्शंस, एडवांटेज सेक्शंस, ठीक है, बैकवर्ड सेक्शंस, या वुमेन कह लो, या फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट कह लो, ठीक है, हर टाइप के लोग होंगे। इन सब में पार्टी वर्कर्स एग्जिस्ट करेंगे, और वहाँ पे पार्टी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा ना, उनको शेप देने के लिए दे वर्क, ठीक है, वो उनका काम होता है। सो पार्टी समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स। अब
ये भी हो जाता है, मूवमेंट्स भी लॉन्च हो जाती है, बोला ना मैंने अभी, प्रोटेस्ट करना या एक्टिविज्म करना, ये सब उनका पार्ट ऑफ द जॉब होता है। फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल, अब यहाँ पे लिखा तो ये जा रहा है, या पार्टीज हमेशा क्लेम करती है ना कि दे आर फाइटिंग फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, ठीक है, कि लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी उनकी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, बट उनमें उनका खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है, और ऑब्वियसली लोगों के लिए तो वो क्लेम तो करते हैं कि लड़ रहे हैं, वो तो उनका मुद्दा बनाना होता है ना, तो ये सब होता है ऑफ। और इस सब से क्या होता है, आपका जो पब्लिक ओपिनियन है दैट गेट्स शेप, न्यूज़ में आप वो जो भी देखते हो इस सब की वजह से होता है। ऑफ्टन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइंस ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक, अब ये सब जो हो रहा है इसके बेसिस पे ही पब्लिक ओपिनियन इट गेट्स ग्रेटली शेप। सो नंबर 6, रोल ऑफ ऑपोजिशन। अब रोल ऑफ ऑपोजिशन, अब जब इलेक्शंस होते हैं तो उनमें कुछ होती है विनर पार्टीज, ठीक है, या एक पार्टी ही जीती है, या कई बार वो अलायंस वगैरह हो जाता है, तो जो विनिंग पार्टीज होती हैं ये तो अब गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, इनका काम होता है गवर्नमेंट चलाना, ये एक्शंस करेंगी, एग्जीक्यूशन करेंगी चीज़ों का, लेजिस्लेचर में जाने का। बट जो दूसरी लूजर पार्टीज थी, ठीक है, जो हार गई, इनका क्या, इनका काम होता है ऑपोजिशन बनना। ऑपोजिशन का मतलब भी क्या होता है कि जब आप अपोज कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, एक होता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब आप किसी चीज़ के साथ हाँ में हाँ कर रहे हो, ठीक है, अग्री कर रहे हो किसी के साथ, या किसी ओपिनियन के साथ, या किसी पर्सन के साथ, या किसी बॉडी ऑफ पीपल के साथ। अपोज करना होता है कि आप उसका अगेंस्ट जा रहे हो, कि यू डोंट अग्री विद देम, ठीक है, तो ये इसके ऑपोजिट होता है। तो रोल ऑफ ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो विनिंग पार्टी है या पार्टीज हैं, उनके ऑपोजिट में जो बच गई हैं पार्टीज, उनका ये काम होता है कि उनके ऑपोजिट एग्जिस्ट करना, और बेसिकली इनको एक तरह का वो प्रोवाइड करना, एक ऑपोजिशन प्रोवाइड करना। ये जो भी कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, इनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करना, कॉल आउट करना, या फिर इनको एक तरह का चैलेंज देना, ठीक है, कि अपने आप को प्रूव करो, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप पार्लियामेंट में झगड़े करते रहते हैं, वो सब इसी की वजह से होता है, क्योंकि रोल ऑफ ऑपोजिशन, उनका ऑपोजिशन का काम ही होता है ना कि दूसरी, अगर एक गवर्नमेंट, ठीक है, एक चीज़ ऑफ एक व्यू को सपोर्ट कर रही है या वो कुछ कर रही है, ठीक है, बट इट्स ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन, ठीक है, तो जो दूसरी साइड है उसका क्या, दूसरी साइड को कौन रिफ्लेक्ट करेगा, आपके जो ऑपोजिशन है, वो सब उनका काम होता है कि हम इन दूसरी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं जिसकी बात तुम लोग नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये काम होता है ऑपोजिशन का, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको सारे साइड्स के व्यूज पता लगे, आपको सारे पर्सपेक्टिव का पता लगे, डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स वगैरह, ये सब बात होगी हमारी। अच्छा, नंबर 7, प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब ये तो अंडरस्टूड है, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर दैन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। अब ये बात तो सही है। अब पार्टीज का काम क्या होता है, ये इन अभी हमने बात करी ना कि दे आर प्रेजेंट इन ऑल अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो पीपल से इनकी इंटरेक्शन ग्राउंड लेवल पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कनेक्शन बना रहे, पीपल टू पीपल एंड पार्टी टू पीपल वाला कनेक्ट बना रहे, जिसके बेसिस पे तो वो आपका वोटर बेस है ना, तो आपको एटलीस्ट इलेक्शंस के अराउंड तो इग्नोर नहीं कर सकते, बाकी टाइम कर देते हैं इग्नोर, बट उस टाइम तो ये सारी बातें सुनते हैं। तो गवर्नमेंट मशीनरी को एक्सेस करना या वेलफेयर स्कीम्स को एक्सेस करना, ये लोगों को कई बार क्या लगता है, आसान लगता है कि पार्टीज के थ्रू करा जाए, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उनको तो एक्सेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दे बिकम वेरी एलिटिस्ट, ठीक है, तो आम जनता को ऐसा लगता है कि यार इनके पास कैसे ही जाए, जो आपको ये सरकारी बाबू या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये दे लिव इन अ वेरी एलिटिस्ट लाइफस्टाइल, सो इनको एक्सेस करना आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो बात अलग है अगर कोई अच्छा ऑनेस्ट ऑफिसर है जो कि खुद से जाके लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, बट कई सारे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, दे लिव इन देयर ओन एलीट बबल, और इनको लगता है कि हाँ अपना चला लेंगे, तो दे डोंट इंटरेक्ट विद द पीपल, तो लोगों को लगता है कि इट्स बेटर टू इंटरेक्ट विद पार्टी मेंबर्स या उनके वर्कर्स, उनसे बात कर लो और वो मे भी हेल्प कर दें, सो ये भी पार्टीज का रोल होता है। दैट इज वाई दे फील क्लोजर टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम, तो ट्रस्ट नहीं भी है बट और कोई चॉइस भी नहीं है ना, ट्रस्ट है नहीं स्टिल और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यहाँ पे। सो पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अच्छा, अभी तो हमने ये सारे फंक्शंस डिस्कस कर लिए विच डिस्क्राइब व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, बट इससे भी एक डीपर क्वेश्चन है कि व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अब अगर हमें नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को समझना है तो उसको समझने के लिए वी शुड इमेजिन अ सिचुएशन वेयर पॉलिटिकल पार्टीज डोंट एग्जिस्ट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिटिकल चेंजेस, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। ऐसा ही होगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो सब लोग इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, और कोई प्रोमिसेस वो कर नहीं पाएगा कि लास्ट टाइम आपका वो जो एक होता है ना रिकॉर्ड आपने क्या करा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कोई पार्टी तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो उनकी ट्रैक रिकॉर्ड वाली सिचुएशन तो होगी नहीं कोई, जिसके चक्कर में आप कोई प्रोमिसेस तो कर ही नहीं पाओगे ना कि पॉलिसी चेंज करेंगे, चेंज कहाँ से करोगे जब आपको पता ही नहीं लास्ट टाइम क्या हुआ था। गवर्नमेंट में भी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो सिर्फ अपने लोकेलिटी को रहकर एक रिस्पॉन्सिबल रह जाएंगे, वो बियॉन्ड एक नेशनल लेवल या स्टेट लेवल तक तो सोच ही नहीं पाएंगे। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, एवरी वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर उनकी लोकेलिटीज, उनका जो अराउंड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस सब में क्या हो रहा है वहीं पे चार्ज ले पाएंगे, वो ब्रॉड लेवल पे तो कुछ होगा नहीं।
अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं. सो पंचायती इलेक्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं. पार्टीज डोंट कंटेस्ट फॉर्मली, बट इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेजेस गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन, ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स. अब ऐसे ही होता है क्योंकि फॉर्मली कोई पार्टीज तो इन्वॉल्व है नहीं, अपने अपने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स खड़े करे होते हैं विलेज में, पंचायत वाले इलेक्शंस में. बट वहाँ पे भी हम देखते हैं जो उनकी वहाँ की वो विलेज वाली सोसाइटी है, इट गेट्स डिवाइडेड इंटू मल्टीपल फैक्शंस, या अलग अलग तरह के व्यूज होंगे, और वो उन व्यूज को या उन फैक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ बंदे होंगे हर साइड से. ठीक है, तो अगर एक फैक्शन है, उनके अपने 2-3 कंटेस्टेंट्स होंगे जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं. तो यहाँ पे भी इवन दो पार्टीज फॉर्मली इन्वॉल्व नहीं है, बट वी स्टिल सी कि जो बिहेवियर है वो तो सेम ही हो रहा है ना. अगर आपने हर फैक्शन के एक पैनल को खड़ा कर दिया है, हर फैक्शन से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, तो वो एक तरह का पार्टी वाला सिस्टम ही तो इनैक्ट कर रहे हैं ना. तो इवन दो इन्वॉल्वमेंट नहीं है पार्टीज की, बट बिहेवियर सेम ही हो रहा है. तो आप चाहे पार्टीज को फॉर्मली ना भी डालो, वो बिहेवियर इट विल इवेंचुअली लीड टू द सेम थिंग. सो द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. अब यहाँ पे कीवर्ड है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. जैसे ही आप एक फैक्शन को रिप्रेजेंट करने लग जाते हो तो ऑटोमेटिकली पार्टी सिस्टम वाली में ये टेंडेंसीज दिखने लग जाती है. एज वी हैव सीन, लार्ज सोसाइटीज नीड representative democracy. As societies become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. यही अभी जो हमने बात करी, they needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. अब यहाँ पे आ जाता है पार्टी वाला कॉन्सेप्ट. So they needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them, blah blah blah. ये सारी वही चीज़ें कि इसलिए ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की. So our next heading is how many parties should we have? अब कुछ कंट्रीज़ में there exists only one party system. तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं. वहाँ पे एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसी से आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा, सब कुछ उसी के हिसाब से होगा. लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, बट ऐसा होता तो है नहीं, हमें भी पता है. तो इट्स नॉट अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस. अगर आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस का क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है, सो एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होनी चाहिए. सो इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज. सेवरल अदर पार्टीज मे एग्जिस्ट, contest elections and win a few seats in the national legislature, but only the 2 main parties have a serious chance of winning majority of seats to form the government. अब इसके एग्जांपल्स ऐसे सिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे यूएस या यूके. यहाँ पे 2 मेन पार्टीज हैं जो हमेशा इनके बीच में पावर स्विच करती रहती हैं. फिर आता है एक थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम. यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल हो जाएगा. देयर आर सेवरल पार्टीज इन दिस सिस्टम, और वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है, उनका भी सिग्निफिकेंस होगा कि ऐसा नहीं कि 2 मेजर पार्टीज ही होंगी और बाकी सब इरेलीवेंट हैं. मल्टी पार्टी सिस्टम में कई सारी पार्टीज होंगी और दे ऑल हैव सम सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. सो दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम. इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोalition. अब यहाँ पे आपको ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, अलायंस या कोalition. ठीक है, कोalition गवर्नमेंट जो होती है, जब अलग अलग कोई भी नहीं जीतता तो फिर वो मल्टीपल पार्टीज मिल के गवर्नमेंट बनाती हैं और रूल करती हैं. व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स, यही है इसकी डेफिनेशन. तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 3 सच मेजर अलायंसेस इन 2004. ये आप ऐड कर सकते हो, नेशनल एनडीए, यूपीए एंड लेफ्ट फ्रंट, ये सब 2004 में जो हुआ था. मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ्टन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ऐसे ही होता है दूर से दिखने पे, और पास जाने पे भी बड़ा मेसी दिखेगा कि यार ये हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई सिस्टम तो है नहीं. एट द सेम टाइम अगर आप इसका एक ऑपोजिट व्यू देखो, इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखो, सो दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. अलग अलग टाइप के व्यूज जब एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको ये अलाउ करता है कि वो सब आ सकते हैं, स्पेशली इन अ एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जो कि जोग्राफिकली इतनी डाइवर्स है और पॉपुलेशन वाइज भी. तो वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम ही वर्क करेगा. So which of these system is the best, या कौन सा बेटर है? Perhaps the best answer to this very question is that this is not a very good question. अब यही है ना, कई लोग कहते हैं कि कौन सा सिस्टम बेस्ट होगा. इसका आंसर नहीं है कोई भी प्रॉपर, बिकॉज ये क्वेश्चन ही बड़ा बेकार है. वाई? बिकॉज पार्टी सिस्टम्स जो होते हैं दे इवॉल्व ऑर्गेनिकली, या ओवर टाइम वो डेवलप होते हैं, जहाँ पे कंडीशंस, किसी भी सोसाइटी कंडीशंस कैसी हैं उनके हिसाब से अपने आप एडजस्ट होके. आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक सिस्टम है एंड इट विल वर्क फॉर एवरीबडी, ऐसा होगा नहीं. इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम चलेगा नहीं, या 2 पार्टी सिस्टम भी नहीं चल सकता जैसे इंडिया कंट्री है. इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है. बट जिन कंट्रीज में 2 पार्टी सिस्टम चलता है, वहाँ पे वो उनकी कंडीशन है, वहाँ पे वो इतना सिंपल है सीन कि हो सकता है. सो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं. So our next heading is national parties. Democracies that follow a federal system all over the world tend to have 2 kinds of political parties. अब फेडरल सिस्टम फॉलो या फेडरेशन वाला जो मॉडल है उसको फॉलो करने वाली जो भी आपकी डेमोक्रेसीज हैं, उनमें यूजुअली हमें 2 टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं. सो फर्स्ट टाइप जो है वो वाली टाइप की पार्टीज हैं, दे एग्जिस्ट ओनली विद इन 1 यूनिट. सो एक फेडरेशन के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और उन यूनिट्स के अंदर ही ऑपरेट करने वाली कुछ पार्टीज होती हैं जो कि उनकी प्रेजेंस एक यूनिट के अंदर ही होती है, बाकी यूनिट्स में उनकी प्रेजेंस नहीं होती. सो दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन फेडरेशंस. और सेकंड टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो कि मल्टीपल फेडरल यूनिट्स में उनकी प्रेजेंस होगी. सो जितने भी यूनिट्स हैं उनमें या तो सब में उनकी प्रेजेंस होगी या कई सारे यूनिट्स में प्रेजेंस होगी. सो ये दूसरे टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं फेडरेशंस में. सो दीज आर द 2 काइंड्स. नाउ दोज पार्टीज दैट हैव अ कंट्री वाइड presence, these are called national parties.
सो नेशनल पार्टीज़ क्या हैं, जो जिनकी कंट्री वाइड प्रेजेंस होती है, तो अलग अलग फेडरल यूनिट्स में उनकी प्रेजेंस होगी ऑल ओवर द कंट्री। एंड द मेथड ऑफ ऑपरेशन दीज पार्टीज फॉलो इज टॉप डाउन, मतलब टॉप लेवल पे नेशनल लेवल से ऑर्डर आते हैं कि क्या करना है सेंट्रल लेवल से, और अलग अलग रीजनल यूनिट्स में या प्रोविंशियल या स्टेट यूनिट्स या फेडरल यूनिट्स में कैसा बिहेव करना है, तो एक यूनिफॉर्म बिहेवियर दिखेगा। ठीक है, अलग अलग वो जगह के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से उनको थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो होगा पार्टी का, दैट विल बी यूनिफॉर्म, दैट इज वाई दे आर नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज इंडिया में भी एग्जिस्ट करती हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि एक पार्टी को रजिस्टर होने के लिए या रिकग्नाइज होने के लिए क्या करना पड़ता है। सो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन करके एक बॉडी है जिसके अंडर एक पार्टी को रजिस्टर होना पड़ता है अगर उसको इलेक्शन लड़ने हैं वगैरह, वो सब पार्टिसिपेट करना है, फॉर्मली रिकग्नाइज होना है। तो वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टीज। अब अगर आपका एक लार्ज इंपैक्ट हो रहा है एज अ पार्टी, ठीक है, आपने इतना पावर इकट्ठी कर ली है कि आप अब छोटी मोटी पार्टी नहीं हो, आप बड़े लेवल पे खेल सकते हो, सो उसके लिए आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, ठीक है, जो कि सीधा इलेक्शन कमीशन से ही मिलते हैं आपको। अदरवाइज तो बड़ा फेयर है, बट इस सिचुएशन में थोड़े से एडवांटेजेस मिल जाते हैं। सो दीज पार्टीज, जो ये बड़ी वाली पार्टीज होती हैं, दे आर गिवन अस यूनिक सिंबल, ठीक है, जो कि इन्हीं के लिए, जैसे छोटी पार्टीज को ये सब नहीं मिलेगा, बड़ी पार्टीज को होता है एडवांटेज। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस, ठीक है। दैट इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या है इसका, अगर वापस एक बार पढ़ लें इसको, सो ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल, जो कि स्पेशल इलेक्शन यूनिक सिंबल हर किसी को मिलता है, ठीक है, जो बड़ी पार्टीज हैं। और जो इन प्रिविलेज को एंजॉय करती हैं ये पार्टीज, दे एंड सम अदर स्पेशल, दे गेट सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज दैट आर रिकग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, जो कि इनको रिकग्निशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। दिस इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब ये जो रिकग्निशन का प्रोसेस होता है, इसको इलेक्शन कमीशन ने बड़े डिटेल्ड वे में ले डाउन करा हुआ है, सो उसको देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ध्यान से सुनना। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in a is recognized as a state party. सो स्टेट लेवल पे जब एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है, तो जो टोटल वोट्स होते हैं ना, उसमें से अगर वो एटलीस्ट 6% वोट्स को सिक्योर कर पा रही है, गैदर कर पा रही है, एटलीस्ट 6%, मतलब 6% या उससे ऊपर, 6% और मोर देन दैट, एटलीस्ट वो कर पा रही है, ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी, ये सिर्फ अकेला ये फुलफिल करने से आप स्टेट पार्टी नहीं बन जाते, आपको एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि एंड लिखा है ना, सो एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। तो एंड मतलब कि एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपकी, ठीक है, तो विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स, तो स्टेट में उसने लड़े 6% या उससे ज़्यादा उसने वोट गैदर करे, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको एटलीस्ट यानी 2 या उससे ज़्यादा सीट्स उसकी जीतनी चाहिए, जो स्टेट वाले जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस जब फुलफिल होंगी, सो इट विल बी रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, ठीक है, इतना समझा। अब हम नेशनल पार्टी को देखेंगे। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, तो सेम वही वाली कंडीशन जैसे स्टेट वाले लेवल पे था, तो नेशनल लेवल पे भी अगर आपने 6% या उससे ज़्यादा टोटल वोट्स यानी लोकसभा इलेक्शन जो हैं उसमें से 6% या उससे ज़्यादा गैदर कर लिए, सिक्योर कर लिए वोट्स, ठीक है, तो आप इसकी एक कंडीशन फुलफिल कर लोगे। या फिर, ठीक है, असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, वहाँ पे आपने 6% वाला ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, तो भी आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, एंड वर्सेस और जो वर्ड्स है ना, इनका हमें डिफरेंस समझना होगा। और मतलब आपको 2 कंडीशंस दी हुई हैं, तो उनमें से कोई भी एक फुलफिल कर ली तो चल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि या तो आपने 6% वाली टोटल वोट्स लोकसभा इलेक्शन का उसमें से 6% गैदर कर लिए, 6% और मोर देन दैट, और या फिर, ठीक है, अगर वो नहीं तो या फिर इलेक्शन 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में आपने ये 6% वाली कंडीशन फुलफिल कर ली। इन दोनों में से कोई एक आपने सिचुएशन क्लियर कर ली, तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो नेशनल पार्टी रिकग्नाइज करने होने के लिए फुलफिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, एंड यानी ये दूसरी कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी होगी। तो उन दोनों में से कोई एक, या तो 6% आपने लोकसभा इलेक्शंस में गैदर कर लिया, या फिर आपने 4 स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस में आपने ये 6% वाले कंडीशन को फुलफिल कर लिया, तो वो हो जाएगा। एंड प्लस इसमें और क्या एक और चीज़ करनी पड़ेगी आपको कि 4 सीट्स, एटलीस्ट 4 सीट्स जो लोकसभा में आपको सिक्योर करनी पड़ेगी, तब आप जाके नेशनल पार्टी रिकग्नाइज करे जाओगे। So a party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or its assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. अगर नहीं समझा तो वापस देख लो, स्लो करके देख लो और इसको पढ़ लेना ढंग से, ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा तो रट्टा मार लेना। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये, मे बी फर्स्ट इंप्रेशन पे ऐसा लग रहा होगा, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो स्टेट लेवल पे क्या होता है, आपको 6% वाली जो कंडीशन है वो स्टेट लेवल पे वही, उसमें आपको गैदर करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 6% वोट लेके आओ या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, और स्टेट लेवल पे आपको 2 सीट्स जीतनी पड़ेगी, तो आप स्टेट पार्टी बन जाओगे, ठीक है। ये वाला तो सिंपल है। नेशनल लेवल पे सिमिलरली आपको नेशनल लेवल पे यानी लोकसभा वाले इलेक्शन जो आपके पार्लियामेंट वाले इलेक्शन, उसमें भी सेम आपको 6% आपको लाने पड़ेंगे या उससे ज़्यादा वोट। अगर वो नहीं हो रहा तो एक और दूसरी कंडीशन है, जो मतलब दूसरी सिचुएशन जो आप क्वालिफाई कर सकते हो कि 4 अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस में आपने 6% वोट या उससे ज़्यादा गैदर करे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कर लिया, ठीक है। प्लस एक और चीज़ आपको करनी है कि आपको 4 सीट्स लेके आनी है लोकसभा में। सो स्टेट वाले इलेक्शन में 2 सीट्स लेके आनी थी, और लोकसभा मतलब पार्लियामेंट वाले लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपको 4 सीट्स सिक्योर करनी है, ठीक है। तो आप नेशनल पार्टी रिकग्नाइज करे जाओगे।
अच्छा, अब फटाफट हम ये नेशनल पार्टीज़ की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं हर पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले हमारा, सो फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 2012। और कैसे फॉर्म हुआ था? 2011 की एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी अन्ना हज़ारे वाली, जिसकी वजह से ये पार्टी उसकी वजह से क्रिएशन में आई थी। इट वॉज फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। तो ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कब फाउंड हुई थी और ये कौन से इसके मेन ट्रेड्स हैं जिसके बेसिस पे, जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे फाउंड हुई थी। सो इन द ईयर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन आप इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये सब थोड़ी फालतू इन्फॉर्मेशन है तो इसको बस पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और कांग्रेस वगैरह के साथ से सपोर्ट लेके जो भी जीते थे गुजरात वाला असेंबली इलेक्शन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रेजेंटली क्या सीन है इस गवर्नमेंट का, वो इंपॉर्टेंट है। सो एज ऑफ February 2025 आप हैज़ फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन पंजाब एंड दिल्ली, यहाँ पे इसकी गवर्नमेंट। अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं हम या फिर उस टाइम तक आपके टाइम तक चेंज होगी ये इन्फॉर्मेशन, तो उसको अपडेट कर लेना खुद से चेक करके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बहुजन समाज पार्टी, BSP। तो इसका सिंबल देख लो, ये हाथी है, आपका था वो झाड़ू वाला सिंबल भी याद होना चाहिए। सो फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कंशीराम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं तो इनके नाम याद होने चाहिए हमें। सो कंशीराम, एंड इसके प्रिंसिपल्स क्या है कि रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज। बहुजन मतलब जो आपका डिसएडवांटेज समाज है, सो विच इंक्लूड्स दलित्स, आदिवासीज, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। सो बेसिकली नॉन एडवांटेज जितने भी लोग हैं उन सबको गैदर करने की कोशिश। इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहा है? आइडियाज़ ऑफ, और ये लीडर्स ये लिखने हमें। सो साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सब लीडर्स हैं जिनके बेसिस पे ये पार्टी ने अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है, उनसे लिया ये इंस्पिरेशन कि हाँ हम इनके नक्शे कदम वगैरह मतलब क्लेम करते हैं कि इनके उस पर चलेंगे। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। सो मेन बेस कहाँ पे इसका? उत्तर प्रदेश में, यूपी में इसका, मिडिल इंडिया में, और सब्सटैंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स, जो भी मिडिल इंडियन नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे, या ईस्टर्न इंडियन भी, छत्तीसगढ़ और सेंट्रल, ये मिडिल इंडियन तो है ही, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड नॉर्थ में आता है, दिल्ली अगेन नॉर्थ, पंजाब में थोड़ी बहुत प्रेजेंस है इसकी, ज़्यादा नहीं है, मेनली वही है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ठीक है, और दिल्ली वगैरह तो यही है, उत्तराखंड भी कह सकते हो थोड़ा। और फिर जो गवर्नमेंट फॉर्म करी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी वगैरह में करिए फॉर्म। और लोकसभा इलेक्शंस 2019 के दे रखे हैं बाय द वे आपकी बुक में, ये 2024 वाला एडिशन है जिस बुक को हम यूज़ करें, बट स्टिल इसमें अपडेट नहीं करी हुई है इन्फॉर्मेशन। तो वैसे तो यही होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि कौन से इलेक्शन में इन पार्टीज ने क्या परफॉर्म करा, तो उसको ना ही याद करो अच्छा है, बट अगर याद कर रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू रिमेंबर ऑल दैट, देन अपडेट कर लो। 2024 जब भी उसके बाद कब होते हैं इलेक्शन है ना, 2024 में होते हैं तो जनरल इलेक्शन, उसमें कैसा परफॉर्म करा वो देख लेना। वैसे तो जरूरत है नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो नेक्स्ट पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। सो BJP, इसका सिंबल क्या है? लोटस का। फाउंडेड इन 1980, रिवाइविंग द अर्स्टवाइल ट्रेडिशन ऑफ भारतीय जनसंघ, फॉर्म बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951। ये नाम याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए। और क्या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये? सो वे वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज, ठीक है। तो ये थोड़ी नेशनलिस्टिक वाइब्स आ रही है हमारी इस पार्टी में। और दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज़ ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड अंत्योदया, इन आइडियाज़ पे बेस्ड है। कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हम बोलते हैं हिंदुत्व। अब ये जानने की जरूरत है, यहाँ पे तो लिखा नहीं हिंदुत्व कहाँ से आ रहा है, बट सावरकर वगैरह वो सब थिंकर्स जो हमारे लीडर्स थे उनके वजह से। सो कल्चरल नेशनलिज्म क्या है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है ना, ये इस पार्टी की बड़ी मेन ट्रेट है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट और जो इसका कंसेप्शन हुआ, वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ JNK विद इन इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टैब्लिश करना चाहती है, UCC, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना जरूरी है, ठीक है। और एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, ये तो बड़ा न्यूज़ में हर वक्त सुनता रहता है ना आपको, इसके वजह से बड़े ड्रामे होते हैं, तो ये चलता रहता है नाटक। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। इट्स सपोर्ट बेस्ड। अब इसकी जो सपोर्ट बेस्ड है ना, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है बात। पहले कहाँ था सपोर्ट बेस्ड? मोस्टली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एरियाज में थे, वो भी अर्बन एरियाज में, जो कि अपर कास्ट डोमिनेटेड, ठीक है, कल्चर। बट उसके बाद इस पार्टी ने काफी एक्सपैंड करा है, स्पेशली सिंस द 1990s, ठीक है। वो जब राम जन्मभूमि मूवमेंट वगैरह वो सब नाटक करा था, तो उसके बाद से काफी एक्सपेंशन हो गया। सो इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल, साउथ में भी प्रेजेंस आ गया, साउथ में स्पेशली जैसे कर्नाटक है, ठीक है। तो इससे इसकी मतलब काफी जो इन्फ्लुएंस थी बहुत बढ़ गई। और अब तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा इस पार्टी का सिग्निफिकेंस स्ट्रॉन्ग हो रखा है। सो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक प्रेजेंस है। केम टू पावर इन 1998, NDA लीडर थी उस टाइम, जो अलायंस बना, अभी पहले भी बात करी थी ना अलायंस की, तो UPA, NDA, ये सब जो अलायंस की बात करी थी हमने पहले की, कोalition गवर्नमेंट्स एंड अलायंस एंड फ्रंट वगैरह ये सब। सो वहाँ पे NDA का लीडर था ये पार्टी BJP। नेक्स्ट वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है, CPIM। सो CPI वुड बी डिफरेंट एंड CPIM इज डिफरेंट, तो इसका सिंबल देख लो, ठीक है। और फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किन चीज़ों को सपोर्ट करती है, किन चीज़ों को अपोज करती है। तो इट्स अ कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी है तो ये लेफ्ट वाले जो आइडियाज होंगे उनको डेफिनेटली ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। सो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है, और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इंपीरियलिज्म, कलोनियलिज्म का ही एक तरह का दूसरा टाइप होता है, सो उसको अपोज करती है ऑब्वियसली, एंड कम्युनलिज्म के भी अगेंस्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी है ना, तो रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड कोई भी नाटक हो रहा है उसके ऑब्वियसली अगेंस्ट होगी। सो इट एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है तो सोशो इकोनॉमिक जो इशूज होंगे ना, एंड द जस्टिस रिलेटेड टू दैट, वो सब ऐसी पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कहाँ पे सपोर्ट एंजॉय करती है, इसकी जोग्राफिकल हम स्ट्रॉन्ग होल्ड्स देख ले तो, सो वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली सुना होगा, हमेशा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रहती है। लेफ्ट ममता बनर्जी है ना,
तो वेस्ट बंगाल एंड केरला एंड त्रिपुरा, ठीक है, ये मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं इसके, स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंटेलिजेंसिया। सो अब आप देखो जो पॉपुलेशन बेस है ना, डेमोग्राफिक्स वो भी अलग अलग है। सो बीजेपी इज अ नेशनलिस्टिक पार्टी, उसका जो डेमोग्राफिक बेस होगा वो अपर कास्ट डोमिनेटेड होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो CPIM है आपकी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इसके अगर आप देखो तो जो भी वो मार्क्सिस्ट है ना पार्टी, तो पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, पुअर लोग, ठीक है, और फार्मर्स, ये सब लोग जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो कि वर्कर बेस में जिनका डोमिनेंस ज़्यादा होगा, तो दे आर द सपोर्ट बेस ऑफ दिस पार्टी। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो न्यू होंगी, स्पेशली ऑफ द करंट नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट, उसके तो अगेंस्ट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्टिस्ट एक मार्क्सिस्ट है ना, तो वो होगा। दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इन द कंट्री। अब जब भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होगी ना, वो अगेंस्ट होती है इतना ज़्यादा फ्री मार्केट कंडीशंस के, ठीक है। या फिर इवन इन केस ऑफ इंडिया, व्हेन इंडिया वाज वेरी सोशलिस्ट इन नेचर, सोशलिस्ट डोमिनेंट था बिफोर 1990s, तो उस टाइम इंडिया भी ओपन इजीली नहीं था बाहरी दुनिया के लिए, जिसकी वजह से फ्री मार्केट कंडीशंस एस्टैब्लिश नहीं हो पाती। सो कम्युनिस्ट पार्टीज होंगी ना, तो वो यूजुअली फ्री मार्केट के अगेंस्ट होती हैं, एंड गुड्स का फ्लो वगैरह वो उसके इतना फेवर में नहीं होती। और वेस्ट बंगाल में बड़े लंबे टाइम तक पावर में थी, ईयर्स ना भी आता तो चलेगा, बस ये बोला ना लंबे टाइम तक पावर थी, बट 34 ईयर्स है वैसे तो नंबर, बाकी मैटर इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं 2019 में क्या परफॉर्म का मैटर नहीं करता। सेकंड लास्ट पार्टी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, तो इसका सिंबल हैंड है, ठीक है, पता ही होगा सबको। पॉपुलरली कांग्रेस बोला जाता है इसको, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज, ठीक है, 1885 में फाउंड करी गई थी, और AO ह्यूम ने करी थी शायद, है ना, तो वो तो चलो यहाँ पे लिखा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। और बहुत सारे स्प्लिट्स इसने एक्सपीरियंस करे हैं, बहुत कुछ देखा इस पार्टी ने, ठीक है। नेशनलिस्टिक फ्रीडम वाला जो स्ट्रगल था हमारा ब्रिटिश राज से, उसमें भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी इस पार्टी की। इट प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, वही सब जो भी मैंने बोला। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी sought to build a modern secular democratic republic in India. रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 to 89। तो जो ये वाला टाइम था ना, बेसिकली बिफोर 1990s, ठीक है। तो अभी हमने बीजेपी वाले केस में बात करी ना कि वहाँ पे उस पार्टी का राइज कब हो रहा है, 1990s के स्टार्ट में, राम जन्मभूमि वगैरह वो सारा जो मूवमेंट हुई थी, तो उससे वहाँ पे उसका राइज हो रहा है। साइमल्टेनियसली हम क्या देख रहे हैं, कांग्रेस का जो राइज, मतलब जो फ्री रन था ना, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर 1980s, लेट 1980s तक, 1989 तक कांग्रेस को खुला राज हो रखा था, इसके कॉम्पिटिशन में कोई था ही नहीं, ठीक है, अकेली पावरफुल, सिंगल मोस्ट पावरफुल पार्टी थी। तो यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली कनेक्शन बना सकते हैं कि यहाँ पे इसका वो हो रहा था, बट कहाँ पे 1989 पे रुक रहा है, वाई, बिकॉज दूसरी पार्टीज का राइज होने लग गया, सिर्फ बीजेपी का नहीं, और भी पार्टीज थी जिनका राइज होने लग गया इन 1990s। तो 1989 तक, 1977 तक, ठीक है, ये सब जो ईयर्स दे रखे हैं, सेंटर में इसकी फुल डोमिनेशन थी। आफ्टर दैट इट्स सपोर्ट डिक्लाइन अगेन, कि दूसरी पार्टीज का राइज होने लग गया, और उसके बाद अब ये मीडियोकर सा एक सिचुएशन सी आ गई इसकी, कि फुल सपोर्ट तो आ नहीं पाया, वैसे वाली ग्लोरी तो आ नहीं पाई है, बट इट्स स्टिल अ बिग पार्टी, अ सिग्निफिकेंट पार्टी, और मेन ऑपोजिशन इसी को कंसिडर करा जाता है, ठीक है। और क्या है, अ सेंट्रिस्ट पार्टी, सेंट्रिस्ट अब इसको बोला जा रहा है यहाँ पे कि इट्स नाइदर लेफ्टिस्ट और नॉर राइटिस्ट पार्टी, बट कॉमन पार्लेंस में इसको लेफ्टिस्ट कंसिडर करा जाता है, बट हम बुक के हिसाब से जाएंगे, बुक में क्या लिखा है, सेंट्रिस्ट, ठीक है, तो वो देखेंगे हम। इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन इज सेंट्रिस्ट अकॉर्डिंग टू द बुक। सो पार्टी एस्पाउसेस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज, ठीक है, ये इसके ट्रेड्स हैं, किन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देती है। INC सपोर्ट्स द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट तो करती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी वो तो अगेंस्ट ही है उनके, ठीक है, तो INC सपोर्ट तो करती है, बट वो ऐसा सपोर्ट नहीं करती कि आप उसमें ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट करना ही भूल जाओ। वो होता है ना कि जब आप रिफॉर्म के चक्कर में आप बस बंदों को वर्कर ओवर टाइम काम कराने लग गए, कि भाड़ में गई इनका अपना खुद का पीस, हमें तो काम करना है, हमें डेवलपमेंट करनी है ना, तो वो वर्कर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। सो ह्यूमन फेस का मतलब ये है कि देयर शुड बी ह्यूमैनिटी एज वेल, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं, बट उसमें आपकी जो ह्यूमन लाइफ है उसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट बेस क्या है आपका, ये है ना, वीकर सेक्शंस एंड वर्कर्स एंड माइनॉरिटीज। और UPA लीडर थी ये, जो वही अगेन कोalition की जो पहले बात करी। सो NDA लीडर बीजेपी थी उस टाइम पे, जब कोई किसी को यूनानिमस वोटिंग नहीं मिल रही थी, तो उस टाइम सब लोग कोalition कर रहे थे, तो NDA की लीडर बीजेपी थी जब वो बना था, UPA के लीडर कांग्रेस थी, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट करता नहीं है, सिर्फ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, कब फाउंड हुई, किन बेसिस पे फाउंड हुई, प्रिंसिपल्स वगैरह, ठीक है, और सपोर्टर वोटर बेस कौन सा। लास्ट पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP, ठीक है, तो इसका सिंबल है ये बुक बनी हुई है कोई क एंड ए, ठीक है। फॉर्म्ड इन जुलाई 2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ PA सांगमा, ठीक है, तो ये लीडर का नाम याद होना चाहिए। NPP इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हैव अटेन्ड द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी। अब नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स वाला जो रीजन है आपका, वहाँ पे कई सारी पार्टीज हैं, बट दिस वन NPP इज द फर्स्ट वन जिसको नेशनल स्टेटस मिला, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है पार्टी, क्योंकि इसका आई एम श्योर कि मोस्ट लिसनर्स ने, व्यूअर्स ने भी नाम नहीं सुना होगा। कांग्रेस BJP ये तो सबने सुन रखे होते हैं ना, तो आम आदमी पार्टी भी, ये सब तो पॉपुलर पार्टीज पता होता है, बट NPP के बारे में वेरी लेस पीपल नो, बट इट्स अ नेशनल पार्टी, ठीक है। और इट बिलीव्स इन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली सेवन सिस्टर्स हैं, उनको रिकग्निशन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना फिजिकल बेसिस पे, तो ऑब्वियसली वन ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल्स वुड बी डाइवर्सिटी की एक्नॉलेजमेंट, की हम सब डाइवर्स हैं, हम सबको इक्वल वो मिलना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर इंडियन लुक है, या तुम वैसे दिखते हो ऐसे दिखते हो, वो सब नहीं होना चाहिए। जितनी भी वैरायटी ऑफ लुक्स हैं, दे आर ऑल इक्वली इंडियन। द कोर फिलोसफी ऑफ द पार्टी इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब ये इसकी कोर फिलोसफी है, ठीक है। और एक और चीज़, वो डाइवर्सिटी वाली चीज़ में क्या है, कई सारी लैंग्वेजेस भी हैं सेवन सिस्टर्स वाले एरियाज में, सो उनकी भी रिकग्निशन होती है, तो उसको भी सपोर्ट करती है। एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है, ठीक है। इट फॉर्म गवर्नमेंट इन मेघालय एंड हैज प्रेजेंस इन मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो ये याद रखना, मेघालय में इसने गवर्नमेंट बनाई हुई है, प्रेजेंस बाकी जगहों पर भी है, बट मेघालय में इसने गवर्नमेंट बनाई हुई है, ठीक है। और बस ये इंपॉर्टेंट है, उसके भी चलो मूव ऑन करते हैं, बड़ा फालतू सा टॉपिक है।
Okay, now state parties. Other than these seven parties, जो अभी हमने बात करी, most of the major parties in the country are classified by the ECI Election Commission as state parties. ठीक है, major parties बोला मतलब सारी नहीं, ठीक है, इनके अलावा जो भी major वगैरह नाम सुनते हो ना आप, so वो सब national parties नहीं है, but they are state parties. अच्छा, now we use the term regional parties for these parties, but इट डजेंट नेसेसरली मीन कि इनके आउटलुक में ये या आइडियोलॉजी में ये रीजनल हो, ठीक है। आउटलुक या इनका माइंडसेट जो है ना, इट इज़ वेरी इट कैन बी वेरी नेशनलिस्टिक, मतलब एम तो कर सकते हैं ये कि पैन इंडिया इनको प्रेजेंस लानी है और वो सब, वो तो रीजनल पार्टी हम बोल देते हैं, बट इनके एम तो और ज़्यादा ग्रैंड होते हैं। तो इसका मतलब ये था इस लाइन का, सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट, ठीक है। तो यही अगेन उसी का एक्सटेंशन है ये, इन्होंने ट्राई कर रखा है, बहुत सारी जो पार्टीज हैं इन्होंने ट्राई करा है, ठीक है, बाकी जगहों पर भी इलेक्शन करने का, बट दे डिडंट सक्सीड या वट एवर रीजन जो भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से अपने स्टेट के आउटसाइड इनको इतनी प्रेजेंस मिली नहीं, जिसकी वजह से नेशनल रिकग्निशन नहीं आई है। सो एग्जाम्पल्स की बात करें तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब इसके अंदर आएंगी। नेशनल लेवल पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये स्टेट पार्टीज कहलाई जाती है। और अगर बात करें सो बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है, ये स्टेट आइडेंटिटीज के अपने वेरी कॉन्शियस हैं। इन सब एग्जाम्पल्स में से कुछ को याद रखने चाहिए, एक दो नाम तो याद होने चाहिए, लिख देना, बाकी सारी जरूरत नहीं है। ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपेंडेड अगेन बैक टू द 1990s पॉइंट, ठीक है। 1990s के स्टार्ट में किसका डाउनफॉल होता है? कांग्रेस का, जो सिंगुलर मोस्ट पावरफुल पार्टी थी, एंड वी सी द राइज ऑफ मल्टी रीजनल पार्टीज, कोalition गवर्नमेंट्स, अलायंसेस, ठीक है, हर टाइप की। सिर्फ बीजेपी का राइज नहीं होता, जितनी भी दूसरी पार्टीज है ना, रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, उनका भी राइज हुआ था। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। सो इसका रिजल्ट क्या था? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सब का ये जो हो रहा था कि फॉल ऑफ द सिंगल पार्टी एंड राइज ऑफ दीज रीजनल पार्टीज, इस सब का कंक्लूजन क्या निकला कि डाइवर्सिटी आई आपके पार्लियामेंट में, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन होने लगी व्यूज़ की। नो सिंगल नेशनल पार्टी वॉज एबल टू सिक्योर मेजोरिटी वोट इन लोकसभा, ठीक है, अंटिल 2014। तो सो 1990s से लेकर, अर्ली 1990s से लेकर 2014 तक हम देखते हैं कि कोalition वाला जमाना था, किसी को भी मेजोरिटी मिली नहीं रही है कि एक पार्टी सबसे जीती है, वो हो ही नहीं रहा था अंटिल 2014 जब बीजेपी जीती और मोदी का राइज हुआ वो सब। अच्छा, ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो बीच का ब्रेक टाइप था कि 1990 से 2014 के बीच में सारी मल्टी रीजनल पार्टीज को रिकग्निशन मिल रही है, वी सॉ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो ये दो और पॉइंट है। सो इसमें कौन से थे कि डाइवर्सिटी आई पार्लियामेंट में, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग हुआ, और तीसरा पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हुई आपकी कंट्री में। और भी डाल सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी, अपने आप बना सकते हो कि मल्टीपल व्यूज, ठीक है, मल्टीपल वॉइसेस, सब कुछ वो वैसे तो आ ही जाएगा उसके अंदर ही। तो और अगर दिमाग में आ रहे पॉइंट्स तो लिख देना, ठीक है। ओके, तो अब हम अपने चैप्टर के लास्ट हिस्से में आ गए। सो वी हैव 2 टॉपिक्स लेफ्ट कॉल्ड चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो चैलेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लोबली लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत सारी डिससेटिस्फैक्शन होती है कि दे डोंट फंक्शन प्रॉपर्ली या उनका फेलियर हो गया वो सब। सो इसके चक्कर में 4 मेन प्रॉब्लम्स हैव बीन रिकग्नाइज्ड, जिसके बारे में बात करेंगे अभी। सो फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। अब इंटरनल डेमोक्रेसी, कुछ टॉप के लीडर्स कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं पावर को, एंड द बॉटम लीडर्स या बाकी के जो भी पार्टी मेंबर्स हैं, दे डोंट गेट इनफ से इन हाउ पार्टी वर्क्स, ठीक है। उनको ज़्यादा डिस्कशन या पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता नहीं उनको। इवन जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे मेंबर्स हैं, उनको तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता। तो देयर इज नो डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं। जो ऊपर वाले लीडर्स डिसाइड करेंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। टॉप डाउन अप्रोच है कि बाकी सब बस फॉलो करेंगे रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू अग्री विद दैट और नॉट। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती क्या करना है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। अब ये सब जो एक ट्रेड्स होते हैं ना कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता है कि हाँ आप अच्छे से सबको साथ लेके चल रहे हो, तो ये सारे उसके कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे रजिस्टर्स, मेंबरशिप रजिस्टर्स रखना, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स रेगुलरली हेल्ड कराना, और इंटरनल इलेक्शंस कराना कि मत क्या है, सब लोगों का ओपिनियन क्या है, वो सब हेल्ड ही नहीं हो रहा। जो टॉप में कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हुए हैं टॉप के लीडर्स, वो बस अपने हिसाब से चला रहे हैं पार्टी को। इट डजंट मैटर रेस्ट ऑफ द पार्टी का क्या व्यू है, उनको एनीवे फॉलो करना पड़ेगा ना, बिकॉज मजबूरी है। सिंस वन ऑफ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। और अगर आप डिसएग्री करोगे ना तो आपको निकाल दिया जाएगा। सो दिस इज अ चैलेंज, दिस इज अ प्रॉब्लम। मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। अब पार्टी जिस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे क्रिएट करी गई थी या फाउंड करी गई थी, वो सब साइडलाइन कर दी जाती हैं, और जो पर्सनल लीडर का उसका चार्म है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी वजह से उसके तरफ लॉयल्टी इज इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। सेकंड चैलेंज इज दैट ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। सो अब ये फर्स्ट वाले पॉइंट का एक्सटेंशन है, उसी से रिलेटेड है। अब जब वो कॉन्सेंट्रेशन करके जो बैठे हुए हैं लीडर्स, दे आर इन पावरफुल पोजीशंस, तो व्हाट दे डू इज कि या तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को आगे सक्सीड करने के लिए वो देते हैं पावर, या फिर जो भी उनके क्लोज वंस हैं उनको हेल्प मिलती है। एक्चुअली जो अनबायस्ड मेरिट बेसिस पे कि कौन हु इज गुड फॉर द पार्टी सक्सेशन, वो मैटर नहीं करता। आपका बेटा बेटी कौन है, वो सब एक नेपोटिज्म आ जाता है बेसिकली। तो ये ग्लोबली सारी पार्टीज में प्रॉब्लम है, बट इंडिया में तो स्पेशली ये प्रॉब्लम है कि अपने लोगों को हेल्प करने की कोशिश की जाती है। डजंट मैटर कि उसकी स्किल्स कितनी है उस चीज़ में। तो एक तरह का बर्थ बेस्ड सिस्टम, जो बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम टाइप टेंडेंसी है ना इंडिया की एस्टैब्लिश करने की, यू विल सी दैट इन एवरी फील्ड, चाहे मॉडर्न टाइम में हो या एंशिएंट टाइम्स में हो, कभी भी हो। क्योंकि आई गेस में भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा डेंस है, तो हर किसी को अपना काम निकलवाने की वो रहती है ना कि हाँ बस हमारी सेटलमेंट हो, हमारा लाइफ सेटल हो जाए। और अपनी सेटल आपकी जब लाइफ होती है, सो यू ट्राई टू हेल्प द वंस अराउंड यू, जो आपके क्लोज वंस थे, आपके फैमिली मेंबर्स। तो ये स्कैमिंग सा कल्चर है इंडिया में, तो स्पेशली दिखेगा कि इंस्टेड ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस दे गो विद दिस अनफेयर मीन्स कि जो हमारे बेटा बेटी, हमारे पोता पोती, उन्हीं को वो आगे बढ़ाते रहे पार्टी लाइन को आगे। सो चलेगी कहाँ से पार्टी? प्रिंसिपल्स गए उसके बाहर में, बस आप अपने फैमिली नेम को प्रायोरिटी दे रहे हो। दिस इज अनफेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्टी
party members, and this is also bad for democracy since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. अब यही हो जाता है ना, अब उनमें ना कोई support enjoy कर रहे हैं वो, ना उनमें कोई skills है, ठीक है, and they don't have even experience भी नहीं है, उसके बावजूद उनको high post पे रखा जा रहा है या powerful position में रखा जा रहा है. So this tendency is present in, अब यही जो हर जगह present है, इंडिया में especially बहुत ज़्यादा है. Third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. So it all comes down to money कितना है, money से आप अपने voter base को भी खरीद सकते हो या party leaders, party members भी change करा सकते हो, है ना, पैसे देके आपने खरीद लिए, वो अपनी पार्टी से लॉयल नहीं होते. Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. अब आपको winning पे ज़्यादा focus रहेगा instead of अपनी performance दिखाने के कि अच्छा performance is irrelevant, आप बस कैसे भी करके जीत लो election. Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. अब ये होता है ना, black का white होता है, black money जो होता है इन सारी कंपनीज का या पावरफुल पीपल का, वो इन्वेस्ट इसमें एक तरह से डालते हैं पार्टीज में और फिर इलेक्शंस के टाइम पे, और अब वो इतना ज़्यादा उनमें ये अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं ब्लैक मनी के थ्रू या किसी भी वे के थ्रू, तो उसके चक्कर में उनकी इन्फ्लुएंस आ जाती है पार्टी के डिसीजंस पे, पार्टी के वर्किंग पे, विच इज बैड. तो अपने प्रिंसिपल से लॉयल नहीं है ना, वो इनके हिसाब से चलने लग जाती है. इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन. सम केसेस का, इंडिया में तो मोस्ट केसेस में यही होता है, तो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस वगैरह उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हैं, पता ही हमें. डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक policies. So this is the third challenge. Fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. अब वही है यार, वो आपस में ही रोटेशन चल रही है उनकी, वो एक पार्टी से स्विच करके दूसरे पार्टीज में जा रहे हैं उनके मेंबर्स, आपको कोई दूसरी चॉइस नहीं मिल रही. आप अगर किसी कैंडिडेट से फ्रस्ट्रेटेड थे कि ये क्यों हर बार खड़ा हो जाता है या इसको चांस क्यों दिया जा रहा है बार बार, सो यू डोंट इवन हैव एनी चॉइस कि अच्छा इसको हटा के हम ले आए, क्योंकि कई बार क्या होगा, वो हटता ही नहीं है, वो अगर इस पार्टी से नहीं लड़ रहा दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, उसका जो लोकल स्ट्रक्चर है ना, वो उस पर अपनी मोनोपोली बना के रखता है. फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एग्जाम्पल अगर इंटरनेशनल एग्जाम्पल है तो लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल कि दे अग्री ऑन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो बस डिटेल्स इन इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज को कैसे एग्जीक्यूट करा जाए उनमें डिफर करती है. बट बोथ दीज पार्टीज हु आर सपोज टू डिफर विद ईच अदर या अपोज ईच अदर, दे फंडामेंटली अग्री ऑन वेरियस थिंग्स. या इवन विद इन इंडिया, ठीक है, इन आवर कंट्री द डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड. इकोनॉमिक फ्रंट पे इतना ज्यादा डिफरेंसेस अब है नहीं, ठीक है, बस दूसरे वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि लड़ाई मतलब दिखाने के लिए कि हम तुमसे झगड़ रहे हैं वो सब, अदरवाइज फंडामेंटली सिमिलैरिटी आ जाती. तो आपको जो वेराइटी ऑफ ओपिनियंस था डेमोक्रेसी में, यही होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग, तो वो नहीं हो पा रहा है. Those who want really different policies have no options available to them. अब भैया अगर आपको कुछ दूसरा चाहिए था कि हाँ कुछ तो और वो that you don't have that choice. So now we reach the last topic called how can parties be reformed. In order to face these challenges, political parties need to be reformed, है ना, होना चाहिए reform. But the question is, political parties reform करने के लिए क्या उनका will है, वो करना भी चाहती है अपने आप को reform. If they are willing, what has prevented them from reforming so far? कि अगर आप ये कह रहे हो कि अच्छा हाँ उनका will है, वो तो करना चाहती है खुद को reform, तो आज तक रोक क्या रखा है उन्होंने, क्यों नहीं हुआ अभी तक reforms, आए क्यों नहीं reforms? If they are not willing, is it possible to force them to reform? कि अच्छा अगर वो नहीं change करना चाह रहे हैं, अपने फायदे को बचा के रखना चाह रहे हैं, तो what have we done? कि is it possible उनको forcefully उनको reform करा जाए? Citizens all over the world face this question. So अब देखते हैं कि let's look at some of the efforts कि क्या करेंगे इनको political parties में reforms लाने के लिए. First is defection. अब डिफेक्शन जो भी हमने बात करी ना कि पार्टी मेंबर्स दे चेंज देयर लॉयल्टीज, ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने पार्टी चेंज कर ली या बस अपने हिसाब से कभी भी लॉयल्टीज अपनी शिफ्ट कर ली, तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन. So the constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards, पैसे का influence. So now the law says कि अब वो ये सब नहीं, मतलब थोड़ा प्रिवेंशन है, ऐसा तो है नहीं कि अभी भी लूप होल तो ढूंढ लेते हैं ना कि अभी भी होता ही है ये सब, तो इतना प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, बट पहले से तो बेटर हुई ना सिचुएशन. बट इसका एक दूसरा साइड भी है कि दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन. एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट. डिसेंट मतलब कि डिसएग्रीमेंट कि आप अग्री नहीं कर रहे कि अच्छा आपका दूसरा कोई व्यू है, सो वो भी मुश्किल हो गया क्योंकि अब उनको माननी पड़ेगी, अदरवाइज फिर ये केस ना लग जाए ना डिफेक्शन का या ऐसा एक्यूजेशन ना आ जाए उन पे. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट पास इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल. पहले जो मनी वाला जो पॉइंट था हमारा कि इस सब की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, परफॉर्मेंस को साइडलाइन कर रखा है और बस कैसे भी इलेक्शन जीतने की कोशिश हो रही है पैसे से या मसल पावर से या कुछ भी, उस सबको रोकने के लिए नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम. एफिडेविट का मतलब क्या होता है, अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि अपना आप बताओ ढंग से कि क्या क्या है आपका सीन, क्या क्या चल रहा है, कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सब. द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, बट भाई अगेन इसका भी कोई फुली ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी लूप होल्स मिल जाते हैं लोगों को, इजीली स्कैम करा जा सकता है इस सिस्टम को भी. देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट्स इज ट्रू और नॉट. अगेन वही सेम चीज जो मैंने बोली. इलेक्शन, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स. इस सेकंड वाले पॉइंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है. सो आप अपने रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होल्ड करो, इलेक्शन होल्ड करो, और जो आपका टैक्स रिटर्न्स है वो सब इनकम टैक्स उस सब के बारे में डिटेल्स दो भाई, क्या हो रहा है आपका, कहाँ से आ रहा है इतना सारा पैसा. द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज मियर फॉर्मेलिटीज. कई बार अब करने को हो आ तो गया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट अगेन वही सेम बात आ जाती है, इसको भी बेंड कर दिया जाता है रूल्स को. इट्स नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी और नॉट अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. बिसाइड्स दीज मेनी सजेशंस आर ऑफ्टन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. तो अभी तक तो ये था जो अभी ये जो बात करी हमने तीन चार पॉइंट्स की क्या क्या हुआ. अब और सजेशंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं.
So number one, a law should be made to regulate the internal affairs of political parties. एक law होना चाहिए, उनका एक proper way होना चाहिए. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, follow its own constitution, have an independent authority, act as a judge in case of party disputes. कि जब आपके पार्टी में अलग अलग views आ रहे हैं और थोड़ा disputes arise हो रहे हैं, so there should be an authority कि उस सबको decide करने के लिए. Elections होने चाहिए, internal elections party के regularly. Number two, it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3, to women candidates. अब ये होना चाहिए. Similarly, there should be a quota for women in decision making bodies of the party. Female representation होनी चाहिए. Number three, there should be state funding of elections. अब ये मनी और मसल पावर वाला जो पिछले पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे हमने उसी से रिलेटेड है. सो अगर उसको फिक्स करना हमें, सो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की. गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस. दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, मतलब कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, पेपर, टेलीफोन, या फिर इट कुड बी गिवन इन द बेसिस इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन लास्ट इलेक्शन. कि आपने लास्ट परफॉर्मेंस कैसी करी थी उसके बेसिस पे आपको आपका न्यू बजट दिया जाएगा ताकि आप न्यू इलेक्शंस लड़ो. कम से कम इसमें वो ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी वाला कोई वो नहीं होगा ना कि अंडरग्राउंड इन्वेस्टिंग हो रही है, आपके पार्टी में सारा वो पैसा आ रहा है और उसको तुम बिल्कुल ही हर जगह लगा रहे हो, पैसे को 20-20 करोड़ खर्च कर रहे हो. नहीं, 20 करोड़ तो कम हो गया एक्चुअली, 100 करोड़ खर्च होते हैं इलेक्शंस में. सो वो सब थोड़ा कम हो जाएगा, एक लिमिटेड बजट होगा. तो नाउ दीस सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. इतनी इजीली होंगे भी नहीं, बिकॉज अगर उनको खुद ही आप सेल्फ गवर्न करने के लिए ये सब बातें बोल रहे हो तो वो कहाँ से चाहेंगे, उनका धंधा रुक जाएगा ना. एंड एनीवे वी मस्ट बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि इसका रिजल्ट काउंटर प्रोडक्टिव ना हो, इसका ऑपोजिट रिजल्ट ना आ जाए ना कि हम क्या चाह रहे हैं कि फिक्स हो ये सब. पता चला इतनी सारी ये फिक्स करने के जो मेजर्स वी आर अप्लाइंग, इसके चक्कर में वो एकदम से थोड़ा वायलेंट बिहेवियर निकला है पार्टीज का कि वो कुछ भी ना माने. ठीक है, कि वो लॉ को ही ब्रेक करने लग जाए और लॉ को सीरियसली ना लेने लग जाए और भी ज्यादा हायर लेवल पे चीटिंग करने लग जाए. अभी एटलीस्ट कुछ तो एक मैकेनिज्म को वो थोड़ी तो रिस्पेक्ट देती हैं पार्टीज, बट अगर आपने ओवर रेगुलेशन करी उनकी, सो पता चला ऐसा ना हो जाए कि वो दे टोटली अबैंडन और एनी लीगल प्रोसेस. ठीक है, सब कुछ ही छोड़ने लग जाए, फुल एक गुंडा राज टाइप एस्टैब्लिश हो जाए, तो वो भी नहीं चाहिए हमें, है ना. देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड बाय पुटिंग वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, तो दो वेज हैं, और भी दो वेज, ये खत्म ही नहीं हो रहे वेज, क्या क्या रिफॉर्म्स है पता नहीं, अलग अलग लिखे हुए हैं. So first is कि people put pressure on political parties. This can be done through petitions, publicity and agitations. ठीक है, ये सारे रूट्स हैं जो कि लोग चूज कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डालने के लिए. आप एजिटेशंस कर सकते हो, पेटिशन करो, पब्लिसिटी, बेसिकली अवेयर सिटीजंस, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप अपनी निभाओ. ऑर्डिनरी सिटीजंस, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस. ठीक है, तो ये सब पिलर्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज करने में, इन्फ्लुएंस करने में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो थ्रू दीज मैकेनिज्म्स. इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट, अगर उनको ऐसा फील होता है कि वो लोगों का सपोर्ट उनको छूट जाएगा, तो अगर रिफॉर्म्स ना करें तो वो इन चीज़ों को सीरियसली लेंगे और फिर वो कुछ ना कुछ अपना प्रोएक्टिव एक दिखाएंगे पार्टिसिपेशन की, हाँ हम अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं. क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. ठीक है, कि पब्लिक जितना अवेयर है और वो रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट कर रही है, वही आपकी डेमोक्रेसी की क्वालिटी को डिफाइन करता है. इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजंस डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड. अब ये इंडियन टेंडेंसी को एक्चुअली में रेफर करा जा रहा है यहाँ पे कि हमारी एक आदत है ना कि अरे सरकार ही बेकार है, देश बेकार है, कुछ नहीं हो सकता ये सब. तो यार आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो? मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पीपल हु टॉक लाइक दैट, उनको कुछ भी नहीं आइडिया होगा हो क्या रहा है अदर देन वॉचिंग दोज डम डिबेट्स ऑन न्यूज चैनल्स. ठीक है, उनको एक्चुअल पूछो, पॉलिसीज मैनिफेस्टो पढ़ा या कुछ भी, उनको नहीं पता होता. बट ये आगे एक्सपर्ट एडवाइस देने में बड़ा सब लोग आगे आते हैं कि अरे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता. तो यार ये फालतू क्रिटिसिज्म का मतलब क्या हुआ? आप कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हो, आप अवेयरनेस कितनी है आपकी, कुछ करा आपने खुद से, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप निभानी चाहिए ना. अदरवाइज ये क्रिटिसाइज करने का आपका कोई मतलब बनता नहीं. प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स. अब आपको ये कि आपकी पब्लिक को पार्टिसिपेशन करना चाहिए. जितना आप खुद से जाओगे उसमें, तो आप जो नेगेटिव लोगों की बात कर रहे थे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में भरे बैठे हैं, उनको आप कम कर पाओगे जैसे जैसे अगर अच्छे लोग उसमें जाएंगे. यहाँ पे हमारा चैप्टर फाइनली खत्म होता है. ऑलराइट, थैंक्स, बाय.